नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। और आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की। जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी में नई टीम का गठन हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ पूरी टीम की घोषणा कर दी है। यह टीम 2028 के मिशन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिनमें अनुभव भी है और संगठनात्मक संतुलन भी है। संगठन में 4 मोर्चे के अध्यक्ष भी बदले गए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी अब नए चेहरों के साथ, नए तेवर के साथ जो है अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है। हेमंत खंडेलवाल की यह टीम संतुलन, सामंजस्य और सशक्त संदेश देने वाली मानी जा रही है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और युवा प्रतिनिधित्व यानी कि चारों वर्गों को इसमें समुचित स्थान मिला है। आज की चर्चा इसी सूची को लेकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का ऐलान हो गया है। भाजपा केंद्रीय मुख्यालय से सूची जारी की गई है। टीम हेमंत में लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो वहीं मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है। अग्रवाल को विधानसभा चुनाव से पहले लोकेंद्र पाराशर को हटाकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है। अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। बीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर चुके पूर्व विधायक रणवीर सिंह रावत अब उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीषा सिंह का प्रमोशन हुआ है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और विधायक मनीषा सिंह अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। पहले संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेश बरुआ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। सीएम के करीबी प्रभुलाल जाटव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांत देव सिंह एक बार फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे भी उपाध्यक्ष बने हैं, जबकि लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, राहुल कोठारी और गौरव रणदिवे को बीजेपी प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके साथ ही रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजू मालवीय, बबीता परमार बीजेपी प्रदेश मंत्री बनाई गई हैं। अखिलेश जैन को कोषाध्यक्ष, श्याम महाजन को कार्यालय मंत्री और आशीष अग्रवाल को मीडिया प्रभारी की दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 4 नए मोर्चा अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया गया है, जिनमें जयपाल सिंह चावड़ा किसान मोर्चा अध्यक्ष, भगवान सिंह परमार एससी मोर्चा, पंकज टीकाम एसटी मोर्चा, तो पवन पाटीदार को पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के करीब 3.5 माह में उनकी टीम की घोषणा की गई है। वे इसी साल 2 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अपनी टीम बनाने हेमंत खंडेलवाल तभी से जुड़ गए थे। उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकातें की, जमीनी नेताओं से मिले। इनपुट के आधार पर बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ महीनों की मशक्कत के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आखिरकार अपनी कार्यकारिणी के नाम तय कर दिए हैं, जिसे केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद सार्वजनिक कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जी हाँ, इंतजार खत्म, क्योंकि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान जो हो गया है, इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही शहरयार खान जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर जी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी आपसे है कि जो कार्यकारिणी आज सूची जारी हुई है, जो प्रस्तुत की है आप लोगों ने, क्या लगता है ये 25 सदस्यीय कार्यकारिणी कांग्रेस की 177 सदस्यीय जो है कार्यकारिणी पर भारी पड़ेगी आगामी चुनाव पर? हालांकि आपने अभी कुछ मोर्चों में अभी घोषणा नहीं की है। देखिए कपिल जी, टीम में जो जिस प्रकार का क्षेत्रीय, जातिगत और युवा और अनुभव का संतुलन बनाया गया, उसके मद्देनजर निश्चित रूप से यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की टीम ठीक उसी प्रकार, उसी तर्ज पर काम करेगी
जिस तरह पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी की टीम काम कर रही थी और जो अपेक्षा के अनुकूल रिजल्ट केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश से चाहिए था वो मिलते रहे। और आगे आशान्वित हूं मैं कि इस नई टीम में जिसमें ऊर्जा और अनुभव का तालमेल है, निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसका कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ, उत्साह के साथ आगामी विधानसभा 2028 के चुनाव में अपना 100% देगा और अपेक्षा के अनुकूल रिजल्ट लाए। योगी जी, आपको लगता नहीं कि जो आप गुटिये जो दल की बात कर रहे हैं कि दलीय संगठन को ध्यान में रखा गया है, गुट को ध्यान में रखा गया है, ये लगता नहीं कि ये जज करने में काफी लंबा अरसा लग गया है? 3 महीने 21 दिन का समय लग चुका है। 2 जुलाई को हेमंत साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो लगता नहीं कि सनम आते आते बहुत देर कर दी? नहीं, बिल्कुल देर नहीं करी है। हर चीज का एक समय होता है और निश्चित रूप से माननीय हेमंत खंडेलवाल जी एक अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो अपनी नियुक्ति के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ मेल करते हुए हर मोर्चे की अलग अलग स्वयं ली और उसमें अपने विचार स्पष्ट रूप से आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी रखे। उन्हीं विचारों के आधारभूत संरक्षण को देखते हुए उन्होंने इस प्रकार की टीम बनाई है जिसमें क्षेत्रीय, जातिगत और अनुभव और युवाओं का तालमेल है और पूरे ऊर्जावान लोगों की ये टीम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक बार पुनः सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल बना हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए पुनः हम वैसे ही रिजल्ट लाके देंगे जैसे कि अभी तक आती है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है और रिजल्ट आए। आपने कहा कि हेमंत खंडेल साहब ने अपने अनुभव के आधार पर जो है टीम का गठन किया है, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है या किसी और का अनुभव है जो थोप दिया गया है उन पर? देखिए, हेमंत खंडेलवाल जी बहुत संगठन से जुड़े हुए जमीनी नेता हैं और संगठन का उनको एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष पर हुई है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा उनके ऊपर जताया था उसी के मद्देनजर उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने का जो समय लिया है वो अपने अनुभव के आधार पर उनके स्वविवेक से ये टीम तैयार हुई है। निश्चित रूप में इसमें वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन सहयोग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी भूमिका रही है। शहरयार जी, अब बीजेपी के बहुप्रतीक्षित यानी कि 3 माह के 21 दिन के बाद नहीं लगभग 4 महीने बाद जो है सूची का ऐलान हुआ है। हेमंत खंडेल साहब की नई टीम खड़ी होकर तैयार हो गई है। क्या लगता है कि मिशन 2028 जो है कितनी मजबूती के साथ आपको जो है कंपटीशन देने के लिए तैयार है? देखिए, ये टीम हेमंत खंडेलवाल या भाजपा की नहीं, ये टीम मुख्यमंत्री मोहन यादव और खंडेलवाल जी द्वारा उस टीम का गठन करने में सहयोग करने तक का काम था। आप देखेंगे इसमें 60 से चुन के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा के लोगों को दरकिनार करने का काम करा है और इसमें आपको तुष्टीकरण की भी झलक देखने को मिलेगी। ये 29 लोगों की कुल मिला के संगठन मोर्चा को मिला लें तो 29 लोगों की इस लिस्ट में एक सिंगल नाम कोई मुस्लिम समाज से नहीं है। भाजपा बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिम उनके लिए अछूत की बीमारी है और ये मोदी जी के मुख से ये बातें अब अच्छी नहीं लगती। इनका चाल चरित चेहरा अभी बिहार की लिस्ट में भी आप देख लेंगे और अभी ये भाजपा की प्रदेश की लिस्ट में भी देख लेंगे। ये लोग मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं 8% 10% मिल जाए और इनके जो नेता है बड़बोले नेता है जो भस्मासुर की तरह बिहार चुनाव में भी मुसलमानों को कोसने का काम कर रहे हैं। जैसे ये अपने घर से या भाजपा के घर से सरकारी योजनाओं का वो सामान अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को दे रहे हैं और उस लिस्ट में भी यही चीज देखने को मिल रही है। जहां पर विधानसभा में टिकट हो, कहीं चेयरमैन बनाने का हो या संगठन में कोई पद देने का हो, तो ये सिर्फ शो ऑफ के लिए इक्का दुक्का नाम रखते हैं। कहीं पर जो वक्फ बोर्ड में क्योंकि मुसलमान को ही रखना है, मदरसा बोर्ड में मुसलमान को ही रखना है, तो वो 2 नाम को छोड़ दे तो बाकी देखें मेन स्ट्रीम में कहीं से कहीं तक पूरे देश में उठा के देख लें, इनके लिए मुसलमान छूत की बीमारी है। मोदी जी के ये घड़ियालू आसिफ जो मुसलमान महिलाओं को लेकर 3 तलाक पे आए थे, वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा थे कि मुसलमानों के घरों में वो तोड़ फोड़ करके वो मुस्लिम वोटों को महिलाओं को साथ जोड़ने को लाने की कोशिश करें और उसमें कहीं हद तक वो कामयाब भी हुआ है। लेकिन जब देने की बात आती है, जब उनका हिस्सेदारी की बात आती है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात आती है,
तो ये लोग इस तरह का भेदभाव करते हैं। और शहरयार जी मुसलमानों से परहेज करते हैं और जीत भी जाते हैं, राज्य में सरकार भी बना लेते हैं, केंद्र भी बना लेते हैं। आपकी पार्टी मुसलमानों का ख्याल रखती है, फिर भी जीत नहीं पाती है, तो कहाँ चूक कहाँ रह जाती है शहरयार जी? कपिल जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं आ ही रहा था उसी पे। अब ज्ञानेश कुमार जी के वो चाल चलित चेहरे को नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक अभियान बनाकर जो लाए हैं, उसके बाद इनका ये पता चल गया कि ये जो जीत रहे थे, जो जनता इनके खिलाफ वोट डाल रही थी, वो किस तरह से वोट। तो शहरयार जी हलफनामा कहाँ दिया? हवाई बात रखी, हलफनामा देके करते, मजबूती के साथ बात रखते ना, तो ज्यादा और अच्छा रहता, सोने पे सुहागा होता। देखिए कपिल जी, ये भारत का ही चुनाव आयोग है जिसकी साइड से उठा के राहुल जी ने वो डाटा रखा। चोरी करके बोल रहे हैं कि तुम सबूत लाके दो, तुम जो नेता विपक्ष है, पूरे देश की आवाज है विपक्ष की, उसको भी अगर एफिडेविट हम स्थानीय मुद्दे पर रहे, शहरयार जी हम प्रदेश के मुद्दे पर रहे, वो ये नहीं बता पा रहा कि 180 वोट एक घर से एक जगह से कैसे निकल रहे हैं। बिहार में भी हमने देखा SIR के मामले में, एक जो पान का ठेला था उस पे 80 वोट 96 वोट थे, और उस एक बड़े चैनल ने उससे जाके बात करी तो उसका कहना था वो पिछले 30 साल से इस जगह पे ठेला लगा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा वहां पर। शहरयार जी, प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बात हो रही है, मैं इसी मुसलमानों को लेकर ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को जगह नहीं दी गई, एक भी नाम मुसलमान का नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को जगह दी है? तो क्या 2028 में कांग्रेस पार्टी आ रही है मुसलमानों की वजह से? बिल्कुल, देखिए देश में कांग्रेस का जो मूल मंत्र है, देश की आजादी की लड़ाई से लेके देश के विकास में समाज के हर दबे कुचले, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को और बहुसंख्यकों को साथ लेके देश का विकास और निर्माण किया जाना, और उसी दिशा में निश्चित ही 28 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास। चलिए एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं योगेश जी की, छोटी सी समय का अभाव है शहरयार जी, शहरयार जी समय का अभाव, छोटी सी प्रतिक्रिया आपके सवाल को लेकर जवाब देते हैं। योगेश गुप्ता जी, मुसलमानों के साथ दोगला चरित्र क्यों रहता है बीजेपी पार्टी का? ऐसे आरोप है शहरयार जी के। देखिए कपिल जी, पहली बात तो आज की डिबेट का जो विषय है वो प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा। हाँ 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मैं फिर बस पत्रकार का रुख कर रहा हूँ जी। आप सवाल समझ गया, जवाब दे रहा हूँ जी। दूसरा, मेरे मित्र ने उस डिबेट को कन्वर्ट कर दिया हिंदू मुसलमान पर, है ना। पूरा मुसलमान के ऊपर इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की अनदेखी देश के सामने और देश के सामने रखने के मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। लिए तो आपके नेता बड़े भर भर के गालियां बिहार में दे रहा है, अब आप जहाँ देने की बारी आती है तो ये सोरेला और दो में दर्जे का व्यवहार जो अल्पसंख्यकों के साथ है, विशेषकर मुसलमानों के साथ है, वो बताना देश को बहुत जरूरी है कि सबका साथ सबका विकास नहीं है। आज तुष्टीकरण की राजनीति करके बहुसंख्यक को अलग करना और अल्पसंख्यक को अलग करना जो चला रहे हो पिछले 11 साल से देश में, ये चीज अब देश की जनता को समझ आ चुकी है। और जो कपिल जी ने बोला कि जनता क्यों जिता रही है, तो जब आपके साथ ज्ञानेश कुमार जैसे ऐसे लोकतंत्र के जो पहरेदार जो लोकतंत्र पे लूट करवा रहे हैं, तो निश्चित ही ये चीज बार बार आएगी। चलिए योगेश जी शहरयार जी दोनों को क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाए। मैं आप दोनों पर दोबारा समय दूंगा, एक मिनट का सीधा हम बस पत्रकार को रुक लेते हैं। सुलेरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुलेरी जी, क्या लगता है जिस तरीके की टीम हेमंत खंडेलवाल सामने आई है, क्या ये मिशन 2028 के मंसूबों पर कामयाब होगी? आपने मेरी बात आने नहीं दी योगेश जी, मैं आप पर करिए। नहीं, ये गलत है आपका डिबेट कराने का तरीका। इस तरह की डिबेट नहीं होती है। आपसे हमारी पार्टी का पक्ष आने देना चाहिए। जब वो दोनों से करवा देने पे एक एक करके बात रखिए, समय का भी ख्याल रखे, बात भी रखिए सर। योगेश जी प्लीज शहरयार जी, योगेश जी दोनों फिर शुरू है आप लोग, प्लीज योगेश जी शहरयार जी प्लीज, शहरयार जी योगेश जी दूसरे पैनलिस्ट को भी सुन लीजिए, बस पत्रकार हमारे साथ सुन लीजिए प्लीज योगेश जी। मैं देखिए कपिल जी, देखिए मध्य प्रदेश जो राज्य है बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, और यहाँ से राजनीति केंद्र की राजनीति तय करती है। और कई नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, दोनों ही नेता आगे जाके उसकी राजनीति केंद्र में भूमिका निभाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है और उसका एक
कारण क्योंकि भी जिस है। समय का अभाव विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी, आप बता दीजिए मुसलमानों को नाम एक मुसलमान क्यों नहीं शामिल है? शहरयार जी का ये सवाल था, इस पे आप 30 सेकंड की प्रतिक्रिया दे दीजिए, मैं दोबारा फिर आप पर आऊंगा। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं? अनवर पटेल भी है और गुलरेज शेख भी है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल भी है, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा का एक पूरा प्रकोष्ठ बना हुआ है। तो शहरयार खान के आरोप झूठे हैं, मिथ्या हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर काम करती है। और जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाते हैं तो शाहरुख सलमान को भी देते हैं और सलमा और वो बेगम को भी देते हैं। योगेश जी शहरयार जी प्लीज समय का अभाव, चर्चा को सार्थक बनाइए प्लीज, मेरा दोनों से निवेदन है, चर्चा को सार्थक। योगेश जी शहरयार जी दूसरे मोदी जी प्लीज, योगेश जी शहरयार जी प्लीज, योगेश जी गलत निकाल दो। सच बात है, सच बात है। मुसलमानों ये दिमाग शहरयार जी प्लीज, सुनेंगे आप उनको, सुनेंगे योगदान रहे। योगेश जी प्लीज, योगेश जी प्लीज, आपके देश की आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है अंग्रेजों के। शहरयार जी प्लीज, राशन वितरण को लेकर हो, हर फील्ड में हम मुसलमानों का ध्यान रखते हैं। योगेश जी प्लीज, योगेश जी ये अच्छा रवैया नहीं, दोनों पत्रकारों से कहूंगी अच्छा रवैया नहीं है। चर्चा को प्लीज सार्थक बनाइए, आपकी बात को रखा प्लीज। शहरयार जी मेरा आपसे निवेदन, करवत निवेदन है, हम अगले पैनलिस्ट को सुने। भूपेंद्र जी हमारे साथ इतने देर से आपको सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। बदतमीज आदमी है। प्लीज प्लीज व्यक्तिगत नहीं योगेश जी, प्लीज निवेदन है, व्यक्तिगत नहीं प्लीज 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 शहरयार जी प्लीज, योगेश जी नहीं व्यक्तिगत नहीं प्लीज प्लीज, योगेश जी प्लीज, गद्दार तो तुम लोग योगेश जी शहरयार जी प्लीज व्यक्तिगत नहीं प्लीज, आते हो देश में गद्दारी करते हो, इनके ऑर्डर प्लीज, देश के साथ गद्दारी करते हो। अरे भाजपा के लोग गद्दार हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। चलिए मैं दोनों के ऑडियो डाउन करवाता हूं प्लीज 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 प्लीज। चलिए भूपेंद्र जी, जिस तरीके से टीम हेमंत खंडेलवाल का ऐलान हुआ है, क्या लगता है मिशन 2028 पर ये कामयाब होगी टीम क्या? भूपेंद्र जी मेरी आवाज आ रही कपिल जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सुलेर जी। देखिए, महत्वपूर्ण विषय होता है जब सरकार जहां पे होती है और संगठन, और सरकार और संगठन के बीच में समन्वय के लिए अपनी कार्यकारिणी बनाई जाती है। निश्चित रूप से 2 महीने बाद खंडेलवाल जी एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन के रूप से भी रहे हैं और उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह भी किया है और उनकी एक छवि है कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने अपने 29 कार्यकारिणी को घोषित किया है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्होंने जातिगत, क्षेत्रवाद और मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, चाहे मालवा हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे निवाड़ हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे विंध्य क्षेत्र हो, इन सब चीज का समन्वय रखा है और जिसके कारण उन्होंने एक कार्यकारिणी को घोषित की है। अधिकांश लोग कार्यकर्ता ही है जो कि विभिन्न दायित्वों में रहे हैं और उनके साथ एक समन्वय बनाने की एक प्रक्रिया की है। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में जब सरकार रहती है और सरकार के साथ साथ संगठन के रूप में अगर समन्वय नहीं हो पाता है तो वो एक निष्फल काम होता है। इसके लिए एक कार्यकारिणी की घोषणा होती है और जिसमें SC, ST और OBC और सामान्य, महिला आदि का समन्वय होना चाहिए। अब बात रही कि पिछड़ा, जो कि अभी शहर भाई साहब ने कहा कि मुस्लिम का कहीं योगदान नहीं रहता, तो मुस्लिम उनके साथ मध्य प्रदेश में है ही नहीं है उनकी कार्यकारिणी में। तो निश्चित रूप से वो कार्यकारिणी के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा जब वो घोषित करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से जो उनके रहेंगे तो वो मुसलमान रहेंगे, क्योंकि ये एक रिक्तता है बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी उसके लिए कार्य करने के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि मुसलमान एक बड़ा वोटर है और उनके लिए योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो योजनाएं काम कर रही हैं, तो ये एक रिक्तता है। उस रिक्तता को भरने का प्रयास होंगे। आज रही ये 28 के लिए तैयार रहेगी ये टीम पुनः चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में। तो ये माना जाता है कि बीजेपी एक कैडर पार्टी है और संगठनात्मक रूप से अपने जिसको दायित्व दिया जाता है वह दायित्व स्वेच्छा से उसके काम को स्वीकार करता है। वहां पे मीडिया और किसी के लिए स्पेस नहीं रहता, जो कि और जब से मोदी जी जब से संगठन में आए हैं 2014 के बाद से, जब से ये कार्रवाई और
तीव्र गति से हुई है। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप सही सटीक जवाब दे पाएंगे उस चीज का, पार्टी के नेता तो नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से शहरियार साहब ने एक सवाल खड़ा किया है, क्या वो सवाल वाकई क्या ध्यान देने योग्य नहीं है? जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा तो एक अलग प्रकोष्ठ हो गया, उसमें तो आप रखेंगे अल्पसंख्यक को, लेकिन जो मैन कार्यकारिणी आपने घोषित की है, जो अल्पसंख्यक मोर्चा से हटके, क्या इसमें मैन कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम को जगह क्यों नहीं दी गई है? क्या कारण थी जो नहीं दी गई है? देखिए, उनकी जिला बॉडी में जिला अध्यक्ष, महामंत्री कोई मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, वो उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो उनका कैडर के रूप में जिसको आगे प्रमोट करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी में जब समन्वय होता है, जब उसको वो आगे लेके जाते हैं, और निश्चित रूप से क्योंकि कहीं कंट्रोवर्सी ना हो, इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। इससे अच्छा है कि वो पद रिक्त रहे, और जब वो उस प्योरिटी क्या को देखेगा तो आपकी जो बात का इशारा है, क्या माना जा रहा है कि बीजेपी जो है कभी अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक मानती ही नहीं, क्योंकि बार बार हमने कई ऐसा सोशल मीडिया पे बयान सुने हैं अल्पसंख्यकों के, जो कहते हैं कि हमारा वोट तो है नहीं बीजेपी के लिए। तो क्या माना जाए, उसकी परिपाटी जो है बीजेपी पहले से तय कर चुकी है? नहीं, देखिए, वोट तो उनको 4% मिलता है, ऐसी बात नहीं है, 3-4% मिलता है। और जो उनकी योजनाएं हैं, जिस तरह से अभी बीजेपी प्रवक्ता दर्शा रहे थे कि चाहे प्रधानमंत्री गृह योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, या जो सब्सिडी की बात हो, वो तो भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, और वो उस दायरे में आता है। और आपको ये पता है, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं, उन सब में फायदा मुस्लिम समुदाय को भी मिलता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को जो कांग्रेस उसका ठेका लिए हुए है कि मुस्लिम मेरा वोटर है, और उसके लिए वो उसकी जवाबदारी तय करता है, और यहाँ पे जो हिंदू वोट की जिम्मेदारी बीजेपी लेती है। तो ये जो एक डिवीजन है, उसके बीच में जब तक सैचुरेशन नहीं आएगी, जब तक उस डिवीजन को अलग नहीं किया जाएगा, जब तक समभाव की भावना नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी में जो राष्ट्रीय नेता दल के रूप में, चाहे आप मुख्तार अंसारी रहे, जो मंत्री रहे अल्पसंख्यक के, और जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो पूर्व मंत्री रहे, जो बिहार में चले गए थे, तो ये इस तरह से, और मध्य प्रदेश में चंदेला सीट से वो क्या एक विधायक थे उस समय, मुझे याद है, पटवा जी की सरकार में मंत्री भी थे, तो वो उनके प्रति उनकी आइडियोलॉजी उस तरह से निष्ठ थी, तो उनको उन्होंने आगे प्रमोट किया। तो जिस तरह से, तो ये एक संगठन का अपना क्राइटेरिया है। लेकिन हाँ, मीडिया इसमें बात कर सकती है, विपक्ष इसमें प्रश्न उठा सकता है, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन उनको पता है कि हम इनको प्रमोट करने के बाद भी हमारा जो वोटर है, वो हमारा वोटर जो है। समय का क्षमा चाहूंगा, और जो है अब देखना होगा कि नई टीम का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम तैयार है। देखना होगा कि मिशन 2028 को लेकर कितना ये टीम तैयार है। फिलहाल तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, डॉक्टर सुलेश साहब आपका, शहरयार जी आपका, साथ ही योगेश जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि ये जो टीम बीजेपी की तैयार हुई है, टीम हेमंत खंडेलवाल, ये 2028 के मिशन को लेकर जो है कितनी रणनीति से, कितनी मजबूती से जो है जमीनी मैदान पर उतरेगी, और क्या बीजेपी का जो जीत का सिलसिला है, जो लगातार 20 सालों से काबिज है, अगर 18 महीने का बीच का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, क्या ये कार्यकाल, ये जो समय है, ये बढ़ाने में ये टीम जो मजबूती प्रदान करेगी, या फिर जस्ट इसके उलट होगा, या फिर कांग्रेस को फिर से दोबारा मौका मिलेगा? ये सब 2028 के मानकों के आधार पर टीम का गठन हुआ है। कितना टीम रंग लाएगी, ये तो 2028 के चुनाव नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही हमारी चर्चा में। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।